एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 11th स्टैंडर्ड के ओसिम का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट किया हुआ था। ओके, तो हम लोग ने कुछ दो पार्ट में बाकी क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी सारी नई वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, रिटेलर इज एन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अल्टीमेट कंज्यूमर। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद इसको आंसर लिखना है कि इसको जस्टिफाई करना है कि क्या सच में रिटेलर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कंज्यूमर से। ओके, तो देखो यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रिटेल ट्रेड इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। यानी कि जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से कमोडिटी को परचेस करके डायरेक्ट किसको बेचता है? फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, अ रिटेलर इज द वन हु परचेज फ्रॉम द होलसेलर और समटाइम डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर and sell them into smaller quantity to the final consumer. And retailer is the link between wholesaler or sometime manufacturer and ultimate consumer. So the consumer visit retail outlet and purchase the goods from the retailer. So यहाँ पे ये चीज़ जस्टिफाई होती है कि जो रिटेलर होता है उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है कंज्यूमर से। इसका सबसे, अगर मैं सिंपल से टर्म में बताऊँ, उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से, आइदर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली परचेस करता है और कंज्यूमर तक वो सेल करता है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉमर्स इज़ वाइडर टर्म देन ट्रेड। तो चलो इसको समझते हैं पहले। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम में आपके क्लास 12th में मतलब जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो बनी रहे। तो कॉमर्स इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री। और कॉमर्स क्या है? ये पार्ट ऑफ बिजनेस है जहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कंसर्न होता है। सो ट्रेड डिनोट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ what? Exchange of goods and services with the money और money worth। मनी के टर्म से या मनी से ही गुड्स का एक्सचेंज होता है, यानी कि बाइंग और सेलिंग होता है। सो कॉमर्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसको एड्स टू ट्रेड भी कहा जाता है। सो इसीलिए ट्रेड जो है वो कॉमर्स का पार्ट है। सो ट्रेड फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सेलर टू बायर। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रेड क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, किसको? ओनर को ट्रांसफ़र करता है, जिसको पोजीशन ऑफ गुड्स कहते हैं। किसको करता है? सेलर से लेके बायर को देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमर्स क्या है? एक ब्रिज गैप है बिटवीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ये क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है? एक्सचेंज करता है। ओके, सो हैंस इट इज़ प्रूव दैट कि कॉमर्स जो है वो वाइडर टर्म है, ठीक है, देन ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे जस्टिफाइड यहाँ पे होता है कि कॉमर्स क्या है? वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे ये प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिस्क इज़ इनवाइटेबल इन बिजनेस एक्टिविटी। यस, रिस्क जो है वो इनवाइटेबल इसलिए है क्योंकि वो रिस्क जो है हमेशा बता के नहीं आता, क्योंकि रिस्क जो है वो एलिमेंट ऑफ बिजनेस है। मतलब जैसे मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊँ तो जब 2019 में जनवरी तक सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही थी, लेकिन सडन कोविड आया और कोविड की वजह से सारी चीज़ें बंद हो गई। तो यहाँ पे जो रिस्क आया वो तो अनइनवाइटेबल था, किसी ने कोविड को बुलाया नहीं था कि आ जाओ भाई मेरे भारत देश में भी आ जाओ और फैल जाओ, नहीं, इट इज़ इनवाइटेबल। सो दैट्स वाई रिस्क इज़ द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। सो नेक्स्ट की बात करें, एवरी बिजनेस विच इज़ कंसर्न विथ एक्सपोजर टू लॉस। देखो
कोई भी ऐसा बिजनेस, चाहे जो भी बिजनेस हो, वहाँ पे जो रिस्क है वो तो बना ही रहता है ना, उसमें रिस्क के चांसेस तो हमेशा ही लगे ही रहते हैं। वाई? बिकॉज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिज़ायरेबल इवेंट, यानी कि कभी भी मतलब डिमांड चेंज हो सकती है, सप्लाई में डिफरेंसेस आ सकता है, तो इसके लिए क्या होता है, हमेशा इनवाइटेबल होता है। सो एवरी बिजनेस विल हैव सम और अदर रिस्क, intensity of risk can be minimized but can't be avoided, certain factor beyond the control of business। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रोड्यूसर के मतलब बस के बाहर होती है, लाइक उसको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, जैसे कंज्यूमर का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, लाइक डिसलाइक है, फैशन है, चेंज ऑफ मैथ, तो यहाँ पे क्या होता है उस हिसाब से मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। अब जैसे बिजनेस में आग लग गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, चोरी हो गई, तो ये सारे सिचुएशन में रिस्क के चांसेस जो है वो बने रहते हैं। सो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो रिस्क से फ्री है। सो एवरी बिजनेस इज रिस्क हैव रिस्क, सो यहाँ पे ये हेंस प्रूव होता है। फोर्थ वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड इज इंटरपोर्ट ट्रेड। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्रेड है वो विद इन द कंट्री भी होती है और आउटसाइड भी कंट्री में होती है, ठीक है। सो व्हेन ट्रेड एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम द अनदर कंट्री, उसे इंपोर्ट कहा जाता है। जब किसी भी कंट्री को गुड्स बेचा जाता है उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। सो इंटरपोर्ट ट्रेड इन्वॉल्व इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड रीसेलिंग टू अनदर कंट्री, यानी कि यहाँ पे इंटरपोर्ट ट्रेड में क्या होता है कि एक कंट्री से गुड्स को खरीदा जाता है और दूसरी कंट्री को बेच दिया जाता है, उसे ही इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। सो हेंस यहाँ पे प्रूव हो गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इंटरपोर्ट का ही पार्ट है। फिफ्थ आता है ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड प्ले ए सपोर्टिव रोल टू इंश्योर स्मूथ ट्रेडिंग। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है ये जो ट्रेड है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए हेल्प करता है। सो ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो द गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस, बट उसका जहाँ जहाँ पे डिमांड होता है वहाँ वहाँ पे उसे सप्लाई किया जाता है। सो गुड्स आर सेंट टू बी डिफरेंट प्लेस वेयर दे आर डिमांडेड। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मूवमेंट ऑफ मेन मटेरियल are transferred from one place to another place. So that is why transport is create place utility. Okay, यहाँ पे proved होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है यहाँ पे हमारा, industrial activity takes place before commerce start its role. So business activity may be broadly classified into two categories, namely industry or commerce. So industry implies the economic activity that are associated with the conversion of resources into goods that are ready for the use. ओके, सो कॉमर्स द, अब इंडस्ट्री क्या है, वो एक्टिविटी वो को एसोशिएट करता है जहाँ पे गुड्स एंड रिसोर्सेज को बनाया जाता है, या कोई रिसोर्स ऐसा है जो बनाने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, उसे ही कहा जाता है बिजनेस इंडस्ट्री। कॉमर्स कहा है, कॉमर्स एक पार्ट है बिजनेस एक्टिविटी का जो मेनली गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, गुड्स या सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सो हेंस इट इज़ प्रूव दैट कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी टेक प्लेस। अब इसको मैं एकदम छोटे से वर्ड में बताऊँ तो जब रॉ मटेरियल का यूज़ करके किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है तो वो इंडस्ट्री का पार्ट होता है, और जब वो गुड्स बन जाता है और जब वो कंज्यूमर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जाता है तो वो कॉमर्स का पार्ट है ना। इसीलिए इंडस्ट्री टुक प्लेस फर्स्ट और कॉमर्स जो है वो बाद में आता है। नेक्स्ट इज अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन अ मैक्सिमम। So resources refers to all those factors which are used to input for the carrying out business. Resources एक ऐसी चीज़ है जो बिजनेस एक्टिविटी को मतलब रन करने के लिए यूज़फुल होती है। सो रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केयर। जो रिसोर्सेज है वो हमेशा स्केयर होते हैं, जैसे कुछ स्केयर बाय नेचर, जैसे मिनरल्स हो गई, ये सारी चीज़ें स्केयर बाय नेचर होती है। सो द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज मोर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी लेस। So it is required to put resources to best possible use and effort need to be taken to avoid wastage। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पास मतलब नेचर के रिसोर्सेस है उनका हमें बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना चाहिए, और जो वेस्टेज है उससे क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। सो
व्हेनेवर इज पॉसिबल, उस जब अगर पॉसिबल हो तो उसका रिसाइकलिंग भी करें, उसका रीयूज़ भी करें, ताकि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू बना भी रहे और उसे मैक्सिमम लॉस ना हो। सो यहाँ पे प्रूफ होता है कि अवेलेबल रिसोर्स शुड बी यूज्ड इट्स मैक्सिमम। नेक्स्ट आता है होलसेलर इज़ द लिंक बिटवीन रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर। तो यस, इट इज़ ट्रू, बिकॉज होलसेलर एक ऐसा पर्सन है जो पहले तो इंटरनल ट्रेड का पार्ट है, दूसरा वो बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करता है और क्या करता है, प्रोड्यूसर से लेता है और स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को बेच देता है। इसीलिए हैंस इट इज़ प्रूव दैट होलसेलर इज़ द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिजनेस द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, इट इज़ ट्रू। सो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ पर आप पैसे के लिए यूज़ करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं। और बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर इंसान अपने लाइफ को स्मूथ और वेल गोइंग होने के लिए काम करता है। और यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे ये हुई कि जहाँ पे लोग अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं। सो बिजनेस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय ए बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इनटू द मार्केट। सो रीप इट, और इसके रिवॉर्ड में क्या मिलता है, उन्हें प्रॉफिट मिलता है। सो हैंस इट इज़ प्रूव दैट बिजनेस अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ना लास्ट क्वेश्चन है चेंजिंग फैशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ बिजनेस। इट इज़ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बिजनेस जो फैशन है वो कभी, देखो पता है पहले जो अमिताभ बच्चन का फैशन था वो फिर से मतलब वही फैशन कब घूम के अब मुझे लग रहा है कि ऐसा फैशन आ जाएगा कि लोग कम ही कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा कपड़े पहनने वाले हैं नहीं, तो एक हिसाब से फैब्रिक ही बचेगा। सो बिजनेस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन। और जो बिजनेस पर्सन होता है वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है जिसमें पहली बात तो उसे प्रॉफिट मिले, और वो हमेशा ही अपग्रेड होता है कंज्यूमर के चॉइस को देखते हुए, और अपने आप को अपग्रेड बनाते हुए वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है जो उसे क्या दे, प्रॉफिट दे। ठीक है, इसीलिए चेंजिंग फैशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ। अगर वो इस हिसाब से अपडेटिंग टेक्नोलॉजी के अपने अपडेट होकर नहीं चलेगा तो उसके बिजनेस रिस्क होने के 90% चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स। पहली बात तो आपको इस क्वेश्चन में कॉमर्स को एक्सप्लेन करना है, कॉमर्स क्या है। सो व्हाट इज कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉमर्स के बारे में बताना है, उसके बाद आपको इसके अंदर के पार्ट्स लिखने हैं। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या है? ट्रेड इज डिनोट बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल इन दी मार्केट एंड इट इज़ फॉर मनी पर्पस और अर्निंग मनी पर्पस। और ट्रेड में हमेशा ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और पोजीशन ऑफ गुड्स भी होता है। दूसरा आता है ऑक्सिलरी ट्रेड। ये क्या है? ये वो एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी को स्मूथ गोइंग फ्लो करता है जो बिजनेस में आती है। सो ऑल दोज एक्टिविटी दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर टू कंजम्पशन सेंटर, उसे ही एस्ट्रो ट्रेड या ऑक्सिलरी ट्रेड कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये जो भी रिस्क है उनको रिमूव करता है और स्मूथ गोइंग प्रोसेस बनाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है जब हम कोई गुड्स अपने देश के बाहर सेल करते हैं, अपने टेरिटोरियल बाउंड्री के बाहर सेल करते हैं, उसे एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है। ओके उसमें दो टाइप के ट्रेड आते हैं। पहला आता है इंपोर्ट, जब हम किसी कंट्री से गुड्स परचेस करते हैं उसे इंपोर्ट कहा जाता है। जब सेल करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। और जब रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, एक कंट्री से खरीद के दूसरी कंट्री को बेचना, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट द रोल ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था। तो यहाँ पे दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक सो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा
एक छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है कि जो भी सर्विसेज दी जाती है उसे वो और स्मूथ गोइंग प्रोसेस कर सके, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है और चाहे वो वेयर हाउसिंग है, चाहे वो इंश्योरेंस है। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है ताकि डैमेज या लॉस से बचा जा सके, और उसके प्रोसेस के टाइम और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम गैप को क्या करता है, वो फुलफिल करता है। फिर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस करता है, इंश्योरेंस रिस्क मिनिमाइज़ करता है। बैंक क्या करता है, बिजनेस को स्मूथली रन करता है। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, आपके गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ओके, यहाँ पे 2 तरीके के एडवर्टीज़मेंट बताए गए हैं। पहला जो है वो इंडोर है, दूसरा है आउटडोर एडवर्टीज़मेंट। और इंडोर एडवर्टीज़मेंट में न्यूज़पेपर आता है, रेडियो आता है, टीवी आता है। आउटडोर एडवर्टीज़मेंट में पोस्टर, होर्डिंग और प्रोमिनेंट प्लेसेस, नियॉन साइन बोर्ड्स पे आता है। मर्केंटाइल एजेंट वो एजेंट है जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो एक इसको ब्रोकर भी कहा जाता है। ये लाइक एजेंट से मर्केंटाइल एजेंट से जो मेन होता है बेचने वाला, उसको एक कस्टमर और एजेंट को मिलाते हैं। कम्युनिकेशन से है की हेल्प से ट्रेड जो है वर्ल्ड वाइड वो पॉसिबल हो सका है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी। इसमें सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, टोमेटो केचप। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पर रॉ मटेरियल का यूज़ करके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या हुआ, जहाँ पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, डैम्स हो गया, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, टनल्स हो गए, कैनल्स हो गया, मेट्रो हो गया। ओके, तो ये क्या करता है, ये इमूवेबल वेल्थ को क्रिएट करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट द टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। पहली होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जहाँ पे हम अपने पैसे को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि पर्सनल यूज़ के लिए, रिलीजियस के लिए, सोशल के लिए, कल्चरल के लिए, पर्सनल सेंटिमेंट्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीडिंग लाइक सर्विंग पीपल है, कुक बाई मदर, जैसे मम्मी है, ठीक है, तो मम्मी जो है अगर किसी कहीं और होटल में या कहीं खाना बनाएगी तो उसका पैसा चार्ज करेगी, लेकिन अगर वो अपने बच्चों के लिए बनाएगी तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, पैसे के लिए ही काम किया जाता है, बिना पैसे का यहाँ पे किसी भी तरीके का वर्क नहीं होता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ इंटरनल ट्रेड। सो दिस इज ट्रेड, बाइंग एंड इंटरनल ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, बट विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्री या विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ पे लोकल करेंसी का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पहला है होलसेल ट्रेड, दूसरा है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जहाँ पे होलसेलर बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करता है, फिर उसको स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को देता है ताकि वो कंज्यूमर को बेच सके। और ये क्या करता है, ये प्रोड्यूसर से रिटेलर के बीच का लिंक होता है। रिटेल ट्रेड कौन है, रिटेल ट्रेडर वो है जो प्रोड्यूसर से बल्क स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करते हैं और फाइनल कंज्यूमर को बेच देते हैं। तो बेसिकली ये होलसेलर से कंज्यूमर को कनेक्ट करने का काम करते हैं। सो नेक्स्ट आता है हाउ डज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ट्रेडिंग हेल्प। तो यहाँ पे आपको पहले इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में बताना होगा। सो ऑल दोज एक्टिविटी दैट आर फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर टू द कंजम्पशन सेंटर आर कॉल्ड एज एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ प्लेयर सपोर्टिव रोल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये हेल्प करता है जो हिंड्रेंस प्रॉब्लम अराइज होती है उनको दूर करने में। तो बैंकिंग क्या है, वी रिक्वायर मनी फॉर द स्टार्टअप ऑफ बिजनेस, इसीलिए बैंक की ज़रूरत पड़ती है। और बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई करता है। सो एडिक्वेट फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक। सो बैंक प्रोवाइड्स लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, जिससे बिजनेसमैन को मनी के सप्लाई में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आता है जिससे जो ट्रेडर है वो इजीली क्या करता है, अपने बिजनेस को ऑन गोइंग बना पाता है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है, रिस्क को मिनिमाइज़ करता है। अगर किसी भी
प्रॉब्लम की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं या थेफ्ट या फिर फायर की वजह से, तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरेंस ओपन किया जाता है। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव कंपेरेटिवली एनालिसिस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे, आप वहाँ पर जाके अच्छी तरीके से, या फिर मैंने इसकी एक वीडियो बना के भी डाली हुई है, वहाँ पे भी आप जाके इसको स्टडी कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट है डिफाइन बिजनेस एंड फीचर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 5 में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। फिर भी यहाँ पे मैंने दिया, मैं आपको थोड़ा सा एक जो है रिकैप दे सकती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हने, बिजनेस एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। तो इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, 2 पार्टीज इन्वॉल्व। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के लिए काम होता है, कि यहाँ पे किसी भी लव अफेक्शन के लिए काम नहीं होता है। 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बायर एंड सेलर। प्रॉफिट मोटिव के लिए ही काम किया जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज का ही प्रोडक्शन होता है, गुड्स और सर्विसेज का ही एक्सचेंज किया जाता है, गुड्स में ही गुड्स या सर्विस में ही डीलिंग की जाती है। और जो बिज़नेस है वो हमेशा कंटिन्यू बाय नेचर होता है, ऐसा नहीं कि आज इस साल किया, अगले साल आराम कर रहे फिर चालू करेंगे, तो जो कस्टमर होते हैं वो टूट जाते हैं, इसलिए कंटिन्यूटी करनी पड़ती है इन डीलिंग में। और लास्ट क्वेश्चन आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब आप कोई भी बिजनेस करें तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। तो यहाँ ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको अभी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अर्निंग प्रॉफिट हो, इनका मेन मोटिव होता है बिजनेस को ग्रोथ देना, प्रॉफिट देना, नए कस्टमर को सर्च करना, बिजनेस को इनोवेटिव बनाना बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज का यूज़ करना ताकि वेस्टेज से बचा जा सके। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाना, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम करना, और जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, और कंट्रीब्यूशन देना वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 4 आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन, सो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो चलो वन बाय वन। पहला आता है रिटर्न टू इन्वेस्टर। तो रिटर्न टू इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? वेन एवर इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी, उसे उसके रिटर्न में प्रॉफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोग कम पैसे में अच्छे तरीके से बिजनेस का ग्रोथ किया जा सके। ग्रोथ एंड एक्सपांशन में कि अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वहाँ पे प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ होगा, फंड्स जनरेट होंगे और बिजनेस का एक्सपांशन होगा। ओके, नेक्स्ट आता है इंक्रीज़ एफिशिएंसी। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अगर अच्छी सैलरी टाइम टू टाइम मिलेगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो उनका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। मीन्स ऑफ लिवलीहुड। अब चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, वो अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने सफिशिएंट प्रॉफिट को देखने के लिए, अपनी स्टैंडर्ड लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ही क्या करता है, बिजनेस करता है। रिवॉर्ड फॉर रिस्क। तो यहाँ पे रिवॉर्ड फॉर रिस्क का मतलब है कि जैसे समटाइम क्या होता है कि कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड, उस कमोडिटी की डिमांड कम हो गई या एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, इसकी वजह से बिज़नेस रन नहीं अच्छे से कर रहा है, तो यहाँ पर रिस्क के जो है 99% चांसेस रहते हैं। अब सर्वाइवल का मतलब क्या है कि कोविड के टाइम पे जितने भी बिजनेसेस थे वो सर्वाइवल में ही थे, क्योंकि उन्हें मतलब ये कह सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा था लेकिन वो लॉस भी बेयर नहीं कर, मतलब एटलीस्ट उनका बिजनेस सर्वाइवल पोजीशन में था कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। ठीक है,
ओके, तो अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज है वो फिनिश होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।